हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 2 जिसका नाम है दादी माँ। तो बच्चों, इस पाठ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको आज इस पाठ का सार बताने जा रही हूँ, लेकिन सार बताने से पहले इस पाठ में कुछ हिंदी महीनों के नामों का वर्णन भी किया गया है, तो आप उनसे परिचित शायद नहीं हो, तो इसलिए मैं आपको सर्वप्रथम हिंदी के 12 महीनों के नामों से परिचित कराना चाहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिंदी के 12 महीने कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर में जो नया साल प्रारंभ होता है वो कब से होता है? जनवरी से प्रारंभ होता है। वैसे ही हिंदी कैलेंडर में हिंदुओं का नया साल चैत माह से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हिंदी के 12 महीने कौन कौन से हैं। चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ और फाल्गुन। तो बच्चों, ये थे हिंदी के 12 महीनों के नाम। अब हम ये भी जान लेते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर में इनका कहाँ पर ये कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चैत को। चैत्र को हम चैत भी कहते हैं, फाल्गुन को हम फागुन भी कहते हैं, ज्येष्ठ को हम जेठ भी कहते हैं, है ना। ऐसे ही इनके दूसरे नामों से भी हम इनको जानते हैं। भाद्रपद को हम भादों भी कहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि जो चैत का माह होता है वो अंग्रेजी कैलेंडर में कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले जानते हैं चैत्र जो होता है वह मार्च से अप्रैल के बीच में माना जाता है। वैशाख जो होता है वो अप्रैल से मई के मध्य माना जाता है। ज्येष्ठ जो होता है, जिसको हम जेठ कहते हैं, ये मई और जून के मध्य में होता है। आषाढ़ जो होता है वह जून और जुलाई के मध्य में होता है। श्रावण होता है, जिसको हम सावन भी कहते हैं, जुलाई और अगस्त के मध्य में होता है। भाद्रपद, जिसको हम भादो कहते हैं, यह अगस्त और सितंबर के मध्य में होता है। आश्विन, जिसको हम क्वार कहते हैं, और इसी क्वार के माह का वर्णन लेखक ने अपने पाठ में किया है। तो आश्विन, और इसे हम क्वार कहते हैं, यह सितंबर और अक्टूबर के मध्य में होता है। कार्तिक अक्टूबर और नवंबर के मध्य होता है। माघशीस, जिसको हम अघन कहते हैं, यह नवंबर और दिसंबर के मध्य होता है। पौष, जिसको हम पूस कहते हैं, यह दिसंबर और जनवरी के मध्य होता है। माघ जनवरी और फरवरी के समय को कहा जाता है, और फाल्गुन, जिसको हम फागुन कहते हैं, यह फरवरी मार्च के साथ ही प्रारंभ होता है। और इसके बाद फिर हमारा चैत्र प्रारंभ हो जाता है मार्च से अप्रैल। तो बच्चों, ये हो जाते हैं हमारे हिंदी के 12 महीनों के नाम। अब आप जब भी पाठ का स्वाध्याय करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है दादी माँ, और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सेन। तो चलिए हम समझते हैं पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में लेखक अपनी दादी माँ से जुड़ी यादों का वर्णन कर रहा है। एक बार लेखक अपने गांव के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में नहाने के कारण बीमार पड़ गया। तेज ज्वर चढ़ गया तो रात 12 बजे के बाद उतरा। पाठ के शीर्षक से ही बच्चों में पता चल रहा है कि ये कहानी दादी माँ के बारे में है। किसकी दादी माँ के बारे में है? लेखक की दादी माँ के बारे में है। और ये भी पता चल रहा है कि लेखक अपने गांव से दूर रहता है, हो सकता है किसी छात्रावास में रहता हो। तो लेखक जब भी अपने गांव जाता था तो उसको झाग भरे जलाशयों में, तालाबों में नहाने के लिए बहुत मजा आता था, बहुत उसको अच्छा लगता था। अब ये झाग भरे जलाशय क्या होते हैं? बारिश का पानी बहुत से गड्ढों में एकत्रित हो जाता है, और जब बारिश होती है तो वह अपने साथ कई तरह की घास,
पूस को बहा कर लाता है और यह धीरे धीरे क्या हो जाती है, सड़ती जाती है और विशेष प्रकार की गंध छोड़ने लगती है और इसमें झाग बनने लगता है। लेकिन लेखक को इन जलाशयों में, इन तालाबों में नहाने में बड़ा ही आनंद आता था। आज तो हम बच्चों इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि इतने गंदे पानी में हम नहाएं, पता नहीं कितने प्रकार का इन्फेक्शन हमें हो जाए। लेकिन लेखक को इन झाग भरे जलाशयों में, तालाबों में नहाने में बड़ा ही मजा आता था। फिर लेखक क्या कहता है, लेखक दिन में चादर लपेटकर सो रहा था। उसकी दुबली पतली स्नेहमयी दादी माँ उसके पास आई। उन्होंने उसका सिर तथा पेट छूकर बुखार का अनुमान लगाया। अब एक दिन क्या हुआ कि लेखक दोपहर के समय में पलंग पर लेटा हुआ था और उसने चादर भी ओढ़ रखी थी। तो दादी ने सोचा कि लेखक तो रोज बच्चों के साथ खेलने के लिए कहाँ जाता था, गांव में निकल जाता था, लेकिन आज ये क्यों सो रहा है। तो दादी माँ जो थी उसके पास पहुंची और उसके लेटने का कारण, उसके सोने के कारण को जानने का प्रयास करने लगी। तभी दादी माँ ने देखा कि इसे तो बहुत तेज ज्वर है। ज्वर का अर्थ होता है बुखार। तो दादी माँ ने देखा कि लेखक को तो बहुत तेज बुखार है। फिर दादी माँ ने क्या किया, आगे देखते हैं। फिर आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी लेखक के मुंह में डाली और उसके माथे पर लगाई। फिर दादी ने क्या किया, अपने आंचल की गांठ खोली। साड़ी का जो पल्लू होता है उसमें उन्होंने एक मिट्टी को बांध रखा था, जिसको हम अपनी भाषा में भभूत भी कहते हैं, है ना। जब हम मंदिर में जाते हैं तो जहां पर अगरबत्तियां लगाई जाती हैं या दिया लगाया जाता है, वहां पर आपने देखा होगा ढेर सारी धूल या राख पड़ी होती है। तो कभी कभी क्या करते हैं, हम उसको उठाकर अपने माथे पर लगाते हैं और कभी कभी उसको हम खा भी लेते हैं। तो ऐसा ही दादी ने किया, किसी अदृश्य शक्तिधारी मतलब किसी भगवान का स्मरण किया और वह भभूत लेखक को लगा दी। फिर क्या होता है, वे 24 घंटे उसके पास बैठी रहती, घरेलू उपचार करती और रह रहकर उसे छूकर ज्वर का अनुमान लगाती। अब जब उन्होंने लेखक को भभूत खिला दी, उसके बाद उनकी क्या जिम्मेदारी हो जाती है कि बार बार वह लेखक के पास जाती है ना। जाने के बाद उसके तापमान को देखती कि कहीं इसका टेम्परेचर बढ़ तो नहीं गया, कहीं इसका बुखार बढ़ तो नहीं गया। 24 घंटे वह लेखक का ध्यान रखती। और घरेलू दवाइयाँ क्या कहलाती हैं, जैसे बच्चों हमें कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारी मम्मी हमें तेज अदरक की चाय पिलाती है या दूध देती है, हल्दी वाला दूध देती है ना। या फिर जो हमारी तुलसी होती है उसकी हमें चाय पिलाती है। ऐसे ही जो लेखक की दादी थी वह भी घरेलू उपचार लगातार उसके ज्वर को, उसके बुखार को कम करने के लिए करती रहती थी। फिर क्या हुआ, दादी माँ को कई गवई दवाइयों के नाम याद थे। गवई दवाइयों का मतलब क्या होता है, गांव में प्रचलित जो जड़ी बूटियां होती हैं उनको ही कहा जाता है गवई दवाइयां। केवल घर की ही नहीं, पूरे गांव की वैद्य थी वे। गांव में कोई भी बीमार होता तो वे फौरन उसके पास पहुंच जाती। उन्हें सभी बीमारियों जैसे मलेरिया, सरसाम, निमोनिया आदि के लक्षणों की जानकारी भी थी। मलेरिया से तो हम सभी जानते हैं, बहुत ठंड लगती है, मच्छर के काटने से ये होता है, इसके बाद बहुत ठंड लगती है और ठंड के बाद बहुत तेज बुखार आ जाता है। सरसाम क्या होता है, ये भी एक मौसमी बीमारी होती है, इसमें हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। निमोनिया क्या होता है, बहुत अधिक ठंडे पदार्थ खा लेने से हमें निमोनिया हो जाता है, तेज सर्दी जुकाम जिसको हम बोलते हैं। तो दादी को इन सारी दवाइयों के, इन सारी बीमारियों के बारे में पता था और इनकी दवाइयां करना भी वह जानती थी। सफाई की आदतें भी उनमें जबरदस्त ढंग से पड़ी हुई थी। चादर या गिलाफ रोज बदलती थी। तकिए के जो गिलाफ होते हैं, कवर होते हैं ना, उनको वह रोज बदलती थी। समय पर दवा देना कभी नहीं चूकती। लेखक कहता है कि बुखार तो उसे अब भी आता है, उसकी देखरेख में अब भी कोई कसर नहीं छूटती। किंतु दादी माँ के जमाने में जो बुखार आते थे और जो देखरेख दादी माँ करती थी, उसकी बात ही कुछ और थी। शायद इसीलिए पहले ज्वर से पीड़ित होने के बावजूद उसे मजा आता था, किंतु अब जब दादी माँ नहीं रही, उसे ज्वर को बुलाना अच्छा नहीं लगता। लेखक क्या कह रहा है कि बुखार तो उसे आज भी आता है और देखरेख भी उसकी बड़ी अच्छे से होती है, लेकिन जब उसकी दादी, अब इन पंक्तियों से हमें ये पता चल गया है कि अब उसकी दादी माँ जो है इस दुनिया में नहीं है। तो इस समय जब उसे बुखार आता है, जब उसकी दादी माँ नहीं है, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा
नहीं लगता। वह नहीं चाहता कि अब उसे बुखार आए। सेवा भी उसकी उसी तरह से होती है जैसे पहले होती थी, लेकिन जो स्नेहमयी हाथ दादी माँ उसके ऊपर फेरती थी और जितना आराम उनके हाथ फेरने से उसे मिलता था वह दवाइयों से नहीं मिलता। इसमें लेखक यही कहना चाह रहा है कि अब उसे बुखार का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आगे क्या होता है देखते हैं। दादी माँ बहुत दयालु प्रकृति की थी। ऊपर से कभी लगता कि वे बहुत सख्त हैं, किंतु भीतर से मोम जैसी कोमल थी। उन्होंने रामी की चाची का पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से उसे 10 रुपए का नोट भी दे डाली, इस हिदायत के साथ ही कि वह अपनी बेटी की शादी में कोई कोर कसर ना छोड़े। अब यहाँ पर दादी माँ के स्वभाव का लेखक ने वर्णन किया है। लेखक कह रहा है कि मेरी दादी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव की थी। रामी की जो चाची थी उन्होंने पहले से ही दादी से कुछ पैसे उधार ले रखे थे और फिर रामी की चाची की जो लड़की थी उसकी शादी आ गई, तो वह दादी के सामने गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि मैं आपका पैसा अभी नहीं दे पा रही हूँ। दादी ने कहा, रामी की चाची तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो पैसा है उसको मैं बाद में ले लूंगी या फिर मैं छोड़ भी सकती हूँ, मुझे उस पैसे की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहने के बाद दादी ने उसको 10 रुपए का नोट भी दिया और कहा कि रामी की चाची अपनी बिटिया की शादी बहुत अच्छे से करना, उसमें किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। आगे देखते हैं क्या हुआ। दादी माँ की छत्र छाया में अजीब सा सुकून मिलता था। किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब वह दादी माँ की छाया में खड़ा हो जाता तो जैसे लगता उसे अभयदान मिल गया हो। बच्चों, जब हम अपने घरों में कोई गलती कर देते हैं, कोई अपराध कर देते हैं, तो क्या होता है, जाके अपनी दादी के कमरे में छिप जाते हैं या दादी के पीछे छिप जाते हैं और उस समय क्या होता है, मम्मी और पापा हमसे कुछ भी नहीं बोल पाते। ऐसे ही लेखक के साथ होता था। कोई भी छोटी सी गलती करता था, उससे बचने के लिए वह कहाँ चला जाता था, अपनी दादी के पास चला जाता। उसे लगता था मुझे अब अभयदान मिल गया। अभयदान का मतलब होता है बिना डर की। उसे लगता था अब दादी माँ की छत्र छाया में मैं आ गया हूँ, दादी माँ के आंचल में मैं आ गया हूँ, अब मुझे किसी भी तरह का डर नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसी थी दादी माँ स्नेह और ममता की मूर्ति। जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों से वे पूरी तरह वाकिफ थी। दादाजी की मृत्यु के बाद से वे उदास रहने लगी थी। उन्हें लगता जैसे दादाजी ने उन्हें धोखा दे दिया। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की बात कहा करती थी। अब दादाजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन दादाजी जब जीवित थे, जिंदा थे, तो वो हमेशा दादी से कहा करते थे कि पहले तू जाएगी, पहले तू मरेगी, उसके बाद मैं मरूंगा। लेकिन दादाजी का स्वर्गवास पहले हो गया, तो दादी जी क्या कहती हैं लेखक से कि दादाजी ने मुझे धोखा दे दिया। वो तो हमेशा यही कहते थे कि पहले तू जाएगी, बाद में मैं जाऊं। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की बात कहा करते थे, लेकिन स्वयं आगे चले गए, दादी माँ को पीछे छोड़कर। यही बात दादी माँ को दुख पहुंचाती। खैर, जो होना था हो गया। दादाजी नहीं रहे। उनके श्राद्ध में दादी माँ के लाख मना करने पर भी पिताजी ने काफी रुपए पैसे खर्च कर दिए। परिणाम स्वरूप कुछ कर्ज हो गया। घर आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। पिताजी काफी चिंतित रहने लगे। दादी माँ से उनकी यह स्थिति देखी नहीं गई। उन्होंने झट अलमारी से कंगन निकालकर उन्हें पकड़ा दिया। यह कंगन दादाजी ने उन्हें पहनाया था, लेकिन दादी माँ पहनी नहीं, उसे संजो कर रख लिया था उन्होंने। दादाजी का जब स्वर्गवास हो गया लेखक के दादाजी का, तो लेखक के जो पिताजी थे उन्होंने अपने पूर्वजों के सम्मान में एक श्राद्ध किया। श्राद्ध करने के लिए क्या हुआ, बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। पैसा खर्च होने से घर जो था वह आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। मतलब घर में क्या हो गई, पैसों की कमी आ गई। पिताजी, लेखक के जो पिताजी थे, वो बहुत चिंतित रहने लगे। दादी ने उनकी चिंता को भांप लिया कि मेरा बेटा बहुत चिंतित रहता है, तो दादाजी ने दादी के लिए पहनने के लिए जो एक कंगन दिया था, वह कंगन दादी माँ ने किसको दिया, लेखक के पिताजी को दिया और कहा कि जाओ और इससे कर्ज मुक्त हो जाओ। जो भी तुमने दूसरों से पैसा उधार लिया है, जाकर तुम कर्ज मुक्त हो जाओ, इतने परेशान मत हो। ममतामयी दादी माँ की इस उदारता ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। दादी माँ उसे शाप भ्रष्ट देवी सी लगने लगी। आज दादी माँ नहीं है, किंतु उनकी यादें लेखक के दिलो दिमाग पर छाई हुई हैं।
उसे विश्वास नहीं होता है कि दादी माँ सचमुच इस दुनिया में नहीं है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में जाना कि लेखक और दादी के मध्य एक आत्मीय संबंध है। अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।